नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम वनपाल, वन रक्षक और अन्य भर्तियों के लिए भारतीय इतिहास का रिवीजन शॉर्ट नोट्सों के जरिए हम इनका फास्टली रिवीजन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। पहिया का आविष्कार किया गया था नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार प्रापाषाण काल में किया गया था। पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। भीमबेटका प्रसिद्ध है किस लिए? गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका है कहाँ पर स्थित है? यह भीमबेटका रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है बोगाजकोई अभिलेख है। यह कहाँ पर है? एशिया माइनर यानी तुर्की के अंदर। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किस धातु का किया था? तांबा धातु का। सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल कब से माना जाता है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके लिए? नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था, क्या व्यवसाय था? कृषि था। वो सर्वाधिक क्या करते थे? कृषि। उनका लोगों का व्यवसाय, जीवन जीने के लिए जो व्यवसाय करते हुए थे, कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल था जौ और गेहूँ। अगर वो कृषि करते थे तो उसमें क्या फसल उगाते थे? जौ और गेहूँ। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल यानी कि पूर्वी किनारा या पूर्वी बिंदु कौन सा है? उसका है आलमगीरपुर। मेरठ में है, यूपी के अंदर आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी परास्थल यानी पश्चिमी बिंदु कहाँ है? वो है सुतकांगेडोर। यह है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता का उत्तरी परास्थल कहाँ है? यह मांडा अखनूर, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। और सिंधु सभ्यता का दक्षिणी परास्थल यानी सिंधु सभ्यता का दक्षिणी बिंदु कहाँ है? यह है दायमाबाद, महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार आकृति का था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का लोथल बंदरगाह था, लोथल। सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल कौन सा है? वो है मोहनजोदड़ो। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? ये तो सिंधु सभ्यता का था, मोहनजोदड़ो। अगर भारत के अंदर पूछेंगे भारत में हड़प्पा सभ्यता का बृहद स्थल कौन सा? राखीगढ़ी। कहाँ है? हरियाणा में। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज की थी 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा। इस मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ एक अन्नागार। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। नतर्क यानी नाचने की कांस्य मूर्ति मिली है। नाच करती हुई एक कांस्य मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ पर? पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन सा प्राप्त हुआ है? वो है बृहद स्नानागार, यानी एक बहुत बड़ा स्नानागार, तालाब की तरह था एक स्नान करने का। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में। हड़प्पा स्थित है किस नदी के किनारे? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। हड़प्पा की सभ्यता थी कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पाई समाज कैसा था? पितृ प्रधान था या मातृ प्रधान था? यह था मातृ प्रधान यानी मातृ सत्तात्मक समाज था। स्वास्थ्य
स्वास्तिक चिन्ह देन है, किस सभ्यता की देन है? यह हड़प्पा सभ्यता की देन है। आर्तवन कब्रिस्तान मिला है, हड़प्पा से ही मिला है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किस धातु से? लोहा धातु से। मिट्टी के बर्तनों पर प्रयुक्त रंग उपयोग में करते थे, लाल रंग का उपयोग करते थे। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल और रंगपुर से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। कालीबंगा स्थल कहाँ पर है? ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, यह है राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम है ईरान। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। वो दो नदियाँ कौन सी हैं? दजला और फरात। वैदिक सभ्यता का काल, अब वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है यहाँ से। वैदिक सभ्यता का काल है 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। आर्य भारत आए थे, कब आए थे? 1500 ईस्वी पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे थे, कहाँ बसे थे सबसे पहले? पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान है मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। और आर्यों का क्या है, यानी वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन और कृषि दोनों। आर्यों की भाषा क्या थी और पेय पदार्थ क्या था उनका? तो भाषा क्या थी? संस्कृत। और पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु और देवता थे, यानी प्रिय पशु कौन है और प्रिय देवता कौन थे? तो प्रिय पशु थे घोड़ा और प्रमुख देवता थे इंद्र। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान। और सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? वो मात्र सत्तात्मक था, ये पितृ प्रधान है, यानी पितृ सत्तात्मक है। वेदों व वेदांगों की संख्या क्या थी? वेद कितने हैं? 4। और वेदांग कितने हैं? 6। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें कितने सूक्त हैं? 128। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे? कृष्ण द्वापर वेद व्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले क्या कहलाते थे? ऋग्वेद की जो ऋचाएं उनको पढ़ते थे उनको बोलते हैं होत्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जिस नदी का वर्णन हुआ है वह कौन सी है? सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में यमुना अथवा गंगा का उल्लेख हुआ है। गंगा का उपयोग 1 बार हुआ है और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता हैं इंद्र। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है, किसको समर्पित है गायत्री मंत्र? सूर्य देवता सावित्री को। सूर्य देवता को और सावित्री को। 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती हैं खिल। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? वो है 10वां। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई है। आजकल जो ये गोत्र बने हुए हैं, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इन सारे जो गोत्रों की उत्पत्ति जो हुई है ना, वही है उत्तर वैदिक काल में। इससे पहले इनका अस्तित्व नहीं था। उत्तर वैदिक काल में इनकी उत्पत्ति हुई है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? वो थे प्रजापति। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? जिस वेद के अंदर गद्य में भी लिखा हुआ है और पद्य में भी लिखा हुआ है, वो है यजुर्वेद।
यज्ञ संबंधी विधि विधान हैं किस वेद में? यजुर्वेद में। यज्ञ जो संबंधित यज्ञ करते हैं, क्या मंत्र हैं, किस विधि विधान से करना चाहिए, वो सारी जानकारी किस मिलती है? यज्ञ से संबंधित यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है, यानी तंत्र मंत्र करता है या फिर आयुर्वेद से संबंधित है, वह है कौन सा? अथर्ववेद। जादू टोना करने वाला वेद यही है, अथर्ववेद, तंत्र मंत्र। भारतीय संगीत का जनक कौन सा है? सामवेद। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाते हैं। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनको उद्गाता कहते हैं, और यजुर्वेद के मंत्रों का करते हैं उसको अध्वायु कहते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से, और शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। इनमें से कोई सा भी ब्राह्मण दे सकते हैं, और चारों के वेदों के नाम लिखने के बाद में आपसे पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है या कौन सा सत्य है। राइट। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा कहा जाता है। उग्रश्रवा ने इनका संकलन किया है, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? वो है विष्णु पुराण। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का, और दर्शन में सर्वाधिक प्राचीन है, यानी दर्शनों में सबसे प्राचीन जो दर्शन है वो है सांख्य दर्शन। न्याय या फिर सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय के प्रवर्तक हैं, न्याय दर्शन के हैं गौतम, और सांख्य दर्शन के हैं कपिल मुनि, और योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि, और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या है 108। उनमें से प्रमाणित उपनिषद कितने हैं? मात्र 13। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्लिंग तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। किससे? बृहदारण्यक उपनिषद से जो तमसो मां ज्योतिर्लिंग और ओम लिया गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति किसकी है? वो है मनु स्मृति। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? वो है मनु। विधि का मतलब है कानून। कानून की जो बुक है वो किसने लिखी? सबसे प्राचीन जो हिंदू है वो है मनु। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामचरित मानस की रचना किसने की है? तुलसीदास ने। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया रज्जनामा नाम से किया। किसने किया है? बदायूनी ने। और 16वीं सदी में रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया है? वो भी किया है बदायूनी ने। यानी महाभारत का और रामायण का दोनों का फारसी के अंदर अनुवाद किया गया है बदायूनी ने। किस भाषा में किया है? फारसी में। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल का फूल और सांड, ये इनके जन्म का प्रतीक है बुद्ध के का। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। बुद्ध की माता का नाम क्या है? महामाया देवी। ये कोलिय वंश की थी। और बुद्ध का अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। ये शाक्य कुल के थे। किसके? शाक्य कुल के। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रिय घोड़ा और सारथी का नाम बताइए। घोड़ा था इनका कंधक और सारथी था इनका चन्ना।
बुद्ध के ग्रह की घटना बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। जिस प्रकार उनकी मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। और गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? जिस प्रकार इनका जन्म का प्रतीक है कमल और सांड, उसी प्रकार इनकी गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये बोध गया में हुई थी। किस नदी के किनारे हुई थी? निरंजना नदी के किनारे हुई थी और पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। यह आपको याद रखना है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में उपदेश दिए थे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ये दिए श्रावस्ती में। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ क्या है? यह है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए उन सभी का एक जगह इकट्ठा करके जो बुक बनाई है उसको कहते हैं त्रिपिटक ग्रंथ। बौद्ध धर्म के रत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के रत्न हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन है? गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? ये की है अश्वघोष ने। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में। और कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था शावकमीर। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था मोगली पुत्र तिस्य। ये आपके लिए एक मैंने सारे एक डायग्राम में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रथम बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष था महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में, स्थान था वैशाली और अध्यक्ष था शावकमीर। और किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व में, पाटलिपुत्र में। और मोगली पुत्र तिस्य इसका अध्यक्ष था और शासनकाल था अशोक का। और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी में, यानी कि 98 ईस्वी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसका अध्यक्ष था वसुमित्र और शासनकाल था कनिष्क का। एक ही जगह हैं सारे के सारे, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इसको याद कर लेना। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? द्वितीय कब हुई? तृतीय कब हुई? चतुर्थ कब हुई? प्रथम का अध्यक्ष कौन था? किस स्थान पर हुई थी और उसको हुई? प्रथम का अध्यक्ष कौन था? किस स्थान पर हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र हो गए। ओके। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप कहलाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? ये बुद्ध को कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज। जैन धर्म के संस्थापक कौन और एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। इनका अन्य नाम है आदिनाथ। यही इसके प्रथम तीर्थंकर थे। बुद्ध के जन्म पर आधारित जो कथा है उसको क्या बोलते हैं? जातक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है उसको जातक ही बोला जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? समेध पर्वत पर हुई थी। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी: सत्य, अहिंसा, ऐस्ते और अपरिग्रह।
सत्य का मतलब है सत्य बोलना हमेशा। अहिंसा का मतलब है जीव हत्या नहीं करनी। अस्तेय का मतलब है और अपरिग्रह का मतलब है दूसरे की वस्तु को अपना नहीं मानना। और अस्तेय का मतलब है संतुष्ट रहना। पांचवा महाव्रत इसमें जोड़ा गया। इन 4 जो महाव्रत थे इनमें 5वां महाव्रत जोड़ा गया ब्रह्मचर्य। किसने जोड़ा? ये महावीर जी ने जोड़ा। महावीर ने जोड़ा है। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे महावीर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलबल कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर किस राजघराने में पैदा हुआ था? ये क्षत्रिय राजघराने से संबंधित थे। महावीर के पिता सिद्धार्थ जातक कुल से संबंधित थे। महावीर की माता त्रिशला और लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। महावीर के पुत्री का नाम था अनुज्जा या प्रियदर्शनी। और महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी जाम्बिक ग्राम में रेजुपालका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध ने कहा किस नदी के किनारे, किस स्थान पर, किस वृक्ष के नीचे की थी। ऐसे महावीर ने किस नदी के किनारे, किस स्थान पर और किस वृक्ष के नीचे, ये अलग अलग आपको याद रखने हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं कैवल्य। जिसको सत्य का ज्ञान हो जाता है, बोला जाता है उसको कैवल्य प्राप्त हो गया है। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में। प्रथम शिष्य था महावीर का जमाली, जो कि उनकी पुत्री जम्बिका का पति था, दामाद यानी इनका। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध में। एक ही जगह उपदेश दिया था दोनों ने। ये एकमात्र स्थान है ऐसा जहाँ पर गौतम बुद्ध ने भी और महावीर ने भी अपने अपने उपदेश दिए हैं। किसके शासनकाल में दिए थे? ये दिए थे नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के रत्न हैं, गौतम बुद्ध के आप पढ़ चुके हो, बुद्ध धम्म और संघ। अब जैन धर्म के रत्न पढ़िए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये हैं। जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, एक था श्वेतांबर और एक थे दिगंबर। अब श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रभाहु। श्वेतांबर संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो नग्न अवस्था में रहते थे। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में है और कल्पसूत्र की रचना किसने की है? भद्रबाहु ने की है। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम जैन सभा कब हुई थी? 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई थी और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। जैन धर्म की दूसरी जनसभा कहाँ हुई थी? ये हुई 512 ईस्वी में और वल्लभी में। प्रथम जैन सभा हुई थी 300 ईस्वी पूर्व और द्वितीय हुई थी 512 ईस्वी में। द्वितीय सभा का अध्यक्ष थे तेवर्ती क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। बौद्धों की कितनी संगीतियाँ हुई थी? 4 संगीतियाँ हुई थी उनकी। और जैन धर्म की कितनी हुई हैं? 2। आगे बढ़ते हैं। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? मक्खली गोशाल है आजीवक पंथ का प्रवर्तक। भागवत एवं वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन है? किसने? श्रीमद् भगवद गीता लिखी गई है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों ने किया है। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, जन्म हुआ 570 ईस्वी में मक्का में। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत मानते हैं 622 ईस्वी में। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान और ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल।
ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी में हुआ था, 4 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 4 ईस्वी पूर्व, 4थी ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? बैथलेहम में हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। मोहम्मद साहब के जब मृत्यु होने के बाद में उनके जो उत्तराधिकारी है वो खलीफा कहलाए। ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में। जन्म हुआ था 4 ईस्वी पूर्व और उनकी मृत्यु हुई थी 33 ईस्वी में, यानी 33 और 4 34 साल 37 ईयर में इनकी मृत्यु हो गई थी। सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर था पोंटियस के द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? पैगंबर जरथुस्त्र पारसी धर्म के संस्थापक। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है गेंदबस्ता। यह धार्मिक ग्रंथ है। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ में। अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलते हैं। ये अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। अवंती और अंग की राजधानी है, यानी अवंती की राजधानी तो है उज्जैन और अंग की राजधानी है चंपा। कौशल और मल्ल की राजधानी, यानी कौशल की राजधानी है श्रावस्ती और मल्लकी की राजधानी है कुशीनगर। मल्ल की राजधानी है कुशीनारा। वत्स और सूरसेन की राजधानी, यानी वत्स की राजधानी है कौसंबी और सूरसेन की राजधानी है मथुरा। वज्जी और गांधार राजधानी है। वज्जी की राजधानी है वैशाली और गांधार की राजधानी है तक्षशिला। क्या है? गांधार की राजधानी तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ। वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। मगध के सबसे प्राचीन वंश है ये। वंश का संस्थापक था बृहद्रथ। मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? गिरिब्रज थी, राजगृह। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु या कुणिक की हत्या किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा और सोन नदी के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन है? नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का शिशुनाग था। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापदम नंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। भारत का प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। किसने किया था? ईरानियों ने प्रथम आक्रमण। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था डेरियस ने। प्रथम या दारा डेरियस। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। घनानंद समकालीन किसके था? घनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का घोड़ा बुकाफेला। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पिस का युद्ध, यानी झेलम का युद्ध, बेतस्ता का युद्ध कहलाता है। हाइडेस्पिस या झेलम बेतस्ता का युद्ध कहलाता है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पण। ये पण क्या है? मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी।
यानी कि भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त के लिए जैन धर्म की दीक्षा दी थी। इनके ये गुरु थे जैन धर्म अपनाने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री चाणक्य थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कौटिल्य रचित एक अर्थशास्त्र की पुस्तक है। अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित किससे? राजनीति से संबंधित है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता हैं विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। इसकी पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज कौन था? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस को पराजित किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था 305 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईस्वी पूर्व। श्रवण बेलगोला में हुई थी, उपवास के कारण हुई थी। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक में। 298 ईस्वी पूर्व उपवास के कारण श्रवण बेलगोला कर्नाटक में इसकी मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था। किसने बनवाया? चामुंड राय ने 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था? यह था बिंदुसार। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध कौन था? ये बिंदुसार ही था अमित्रघात के रूप में। यानी बिंदुसार के लिए किसकी उपाधि मिली है? अमित्रघात के रूप में। डाइमेकस भारत आया था। कब आया था? बिंदुसार के समय आया था। बिंदुसार अनुयायी था, किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र कौन था या उत्तराधिकारी का नाम था? अशोक। बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी अशोक था। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईस्वी पूर्व में। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद में 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक ने बहुत सारा रक्तपात जब देखा तो उसका दिल इन सब से उछट गया, तो उसने फिर धम्म स्वीकार कर लिया, यानी धर्म स्वीकार कर लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। यानी अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। और इस बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए फिर अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम की थी टी प्रेनथेलर ने 1750 ईस्वी में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है 7वां। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिन्यदेई। अशोक का नाम अशोक है, यह किस अभिलेख में मिला है? मौस्की के अभिलेख में। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में मिला था ये। एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश में अभिलेख मिला है, उसमें भी इसका नाम अशोक मिला है। अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देव नाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, किस अभिलेख में? भाब्रू के शिलालेख में। भाब्रू का शिलालेख कहाँ मिला था? राजस्थान मिला था। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? यह मिलता है 13वें शिलालेख में। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने किया था। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईस्वी पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था 2 बार। महाभाष्य के रचयिता कौन है? पतंजलि। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कर्ण वंश का संस्थापक था वासुदेव।
कण्व का अंतिम शासक था सुशर्मा। सातवाहन और आंध्र वंश का संस्थापक था सिमुक। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान यानी महाराष्ट्र में। सीसा का सिक्का चलवाया था, किसने चलवाया था? सातवाहनों ने सीसा के सिक्के चलवाए थे। ब्राह्मणों को भूमिदान देने की परंपरा की शुरुआत की सातवाहनों ने की थी। सातवाहनों की भाषा थी प्राकृत और लिपि क्या थी? ब्राह्मी। सातवाहनों की भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था कलिंग नरेश खारवेल ने। किसने करवाया था? कलिंग नरेश खारवेल ने करवाया था। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंदू, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। इन 4 जातियों ने भारत पर आक्रमण किए हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए? सोने के सिक्के चलवाए थे हिंदू यूनानियों ने। इनको कहते हैं इंडो ग्रीक शासक। भारत आने वाले प्रथम यवन कौन थे? डेमेट्रियस। प्रमुख हिंदू यूनानी शासक था मिनांडर। हिंदू यूनानी शासक था मिनांडर। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिलिंद पन्हु ग्रंथ की रचना की नागसेन ने। यूनानियों के बाद भारत आए शक। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? रुद्रदामन ने ही करवाया है जीर्णोद्धार। संस्कृत में जारी पहला अवलेख जूनागढ़ या गिरनार अवलेख है, जो कि रुद्रदामन द्वारा जारी करवाया गया था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? यह है कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा। कनिष्क के दरबार में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक यानी चरक संहिता लिखी है चरक ने। ये कनिष्क के दरबार में थे, विद्वान थे। नागार्जुन था, अश्वघोष था, वसुमित्र था और चरक था। आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को ही माना जाता है आयुर्वेद का जनक, यानी ये स्वास्थ्य से संबंधित है। चरक संहिता जो लिखी है ना, इसमें बीमारियों से संबंधित उनके उपचार के बारे में लिखा गया है। तो आयुर्वेद का जनक चरक को माना जाता है। भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। यानी कि शून्य जो दिया है वह नागार्जुन ने दिया है। ये वसुमित्र कनिष्क के दरबार में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और चरक। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया कनिष्क ने ही करवाया था। शक संवत चलवाया कनिष्क ने ही चलवाया। कब चला था ये? 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर ही है। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईस्वी पूर्व। शक संवत कब चलाया? 78 ईस्वी में। और विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व। जब विक्रम संवत निकाला जाएगा तो वर्तमान ईस्वी में 58 जोड़ा जाएगा, और शक संवत निकाला जाएगा तो वर्तमान सन में से 78 घटाया जाएगा। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में प्रारंभ हुआ था। गांधार शैली फली फूली कुषाण काल में ही। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्के कहलाए आहत सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त। गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त सिक्कों पर बीना बजाते हुए स्थित है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी
समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त सिक्कों पर वीणा बजाते हुए स्थित है। समुद्रगुप्त सिक्कों पर वीणा बजाते हुए स्थित कौन है? समुद्रगुप्त है। भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति लेख से जानकारी मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति लेख है ना, उससे जानकारी मिलती है किसकी? समुद्रगुप्त के संबंध में। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? ये हरिसेन ने लिखी है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त सेकंड। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त सेकंड। उसका चंद्रगुप्त सेकंड का अन्य नाम क्या है? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनवाया था उज्जैन को। किसको बनवाया था दूसरी राजधानी? उज्जैन को। प्रथम राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। मेघदूत कुमार संभव रचना है कालिदास की। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थीं गुप्त काल में। कब की थी? गुप्त काल में सर्वाधिक सोने की मुद्राएं जारी की थी। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। चंद्रगुप्त सेकंड का नाम क्या है? विक्रमादित्य। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाया था। चांदी के सिक्कों को कब चलाया था? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाया था। मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त था। विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? कुमारगुप्त ने करवाई। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। गौरी का सेनापति था ये बख्तियार खिलजी। हूणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का कितना था? 1/6 भाग। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। मंदिर बनवाने की कला का जन्म हुआ था गुप्त काल में। कब हुआ था? मंदिर बनवाने की कला का जन्म कब हुआ था? गुप्त काल में। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती हैं रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती हैं दीनार। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। वास्तविक संस्थापक था प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन अन्य नाम किसका है? शिलादित्य का है। हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या है? शिलादित्य। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया कन्नौज को। थानेश्वर थी पहले राजधानी, फिर उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कन्नौज। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किसने करवाया? हर्षवर्धन ने ही इस प्रथा का प्रारंभ करवाया था। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ। चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में कब आया था? 606 से 647 ईस्वी में। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयू की। यात्रियों में राजकुमार या फिर नीति का पंडित या फिर शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हेनसांग को ही कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। हर्षचरित एवं कादंबरी के रचयिता कौन है? बाणभट्टी। हर्षचरित और कादंबरी 2 पुस्तकें लिखी हैं बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था। कहाँ करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल था। संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल। प्रथम एवं तृतीय संगम युग
कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम युद्ध कपाटपुरम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? करिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का निर्माण करवाया था अनंत वर्मन चोड़गंग ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, इनको बनवाया था नरसिंह देव फर्स्ट ने। कब बनवाया था? 13वीं शताब्दी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोणार्क मंदिर किससे संबंधित है? सूर्य मंदिर से। इसका अन्य नाम क्या है? ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। किसने बनवाया है? नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया है। नरसिंह देव बर्मन फर्स्ट ने बनवाया है। किस शताब्दी में बनवाया? 13वीं शताब्दी में बनवाया है। नेक्स्ट, पांड्य वंश की राजधानी है मदुरई। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी थी कांची, तमिलनाडु में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर को सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने इनका निर्माण करवाया है। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन सेकंड ने। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन सेकंड ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित। वातापी के चालुक्यों का संस्थापक था जयसिंह। बादामी के चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? ये थी वातापी। इनका महान शासक था पुलकेशिन सेकंड। वातापी के जो बादामी के चालुक्य थे, इनको पुलकेशिन सेकंड था। पुलकेशिन सेकंड से संबंधित जानकारी मिलती है किसमें? रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ये ऐहोल अभिलेख कहाँ मिला है? कर्नाटक में। पुलकेशिन सेकंड को हराया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। बेंगी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम क्या था? हेलबिड, कर्नाटक। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? वलाल थर्ड। होयसल वंश का अंतिम शासक था ये। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। एलोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण करवाया है राष्ट्रकूटों ने। अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने करवाया है। एलोरा के जो कैलाश मंदिर हैं किस शैली में बने हुए हैं? द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने करवाया है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था कृष्ण थर्ड। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तैलप सेकंड ने। राजधानी मान्यखेट थी। मिताक्षरा की रचना की है विज्ञानेश्वर ने। चोल वंश का संस्थापक है विजयालय। चोल वंश का संस्थापक है विजयालय। विजयालय की राजधानी तंजावुर। चोल वंश का प्रमुख शासक कौन है? राजराज फर्स्ट। तंजौर के बृहदीश्वर किस शिव मंदिर को बनवाया था? राजराज फर्स्ट ने। जो तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, बृहदीश्वर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसको राजराज फर्स्ट ने बनवाया था। गंगकोड़ चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। नटराज की कांस्य मूर्ति है चोल काल की। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। किसके काल में हुआ था? चोल वंश के शासन में। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र थर्ड। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। कब की? 770 से 810 ईस्वी में। पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। गीत गोविंद की रचना किसने की है? गीत गोविंद की रचना की है जयदेव ने। हर्ष का दरबारी कवि था कल्हण। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्हण रचित राजतरंगिणी से। गुर्जर प्रत्याहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर अनंगपाल ने। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को मार डाला था। किसने मार डाला था? मोहम्मद गौरी ने। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था, उसमें जयचंद्र को किसने मारा था? मोहम्मद गौरी ने। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तोमर अनंगपाल ने। याद रखना इसका। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंद्रवरदायी था। पृथ्वीराज रासो रचना की है चंद्रवरदायी ने। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 ईस्वी में। त्रायन का प्रथम युद्ध कहलाता है वह। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों या धंग ने। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन। चंदेल वंश का आखिरी शासक परमल। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक कौन थे? भीम प्रथम। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में? भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को बनवाया था भीम प्रथम ने ही। भीम प्रथम के सामंत था बिमल शाह। बिमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान में उनको बनवाया था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को बनवाया है राणा कुंभा ने। कब बनवाया? 1448 ईस्वी में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खातौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। प्राचीन भारत का जो इतिहास है वह आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास आएगा, उससे अगले आधुनिक भारत का इतिहास आएगा, फिर नेक्स्ट ज्योग्राफी, फिर साइंस। ऐसे ही मैं एक एक वीडियो में आपके लिए शॉर्ट नोट्सों से रिवीजन करा दूंगा। इनको देखने के बाद में आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ऐसा लगेगा अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।